हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, साइंटिफिक टेक्निक्स एंड आर्कियोलॉजी। और इस पैराग्राफ के अंदर हमारा लास्ट साइंटिफिक मेथड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्कियोलॉजी बाकी रह गया जो हमें डिस्कस करना है। दैट इज़ फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। अभी तक हम लोगों ने बाकी सारे जो डेटिंग मेथड होते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। फिर चाहे वो कार्बन 14 डेटिंग मेथड हो, थर्मोल्यूमिनेसेंस का मेथड हो, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड यूरेनियम सीरीज, जिसको हम यूरेनियम थोरियम सीरीज भी कह सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल्ड तरीके से समझते हैं ये फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मुझे फ़र्क बताओ कि ये टर्म्स के बीच में फ़र्क क्या होता है जिसको आप बचपन में साइंस में सुनते थे, 9th क्लास में फिजिक्स में, फिजन और फ्यूजन। with respect to nuclear power, with respect to atomic structure, with respect to nucleus, in the domain of physics। जब आप इस चीज़ को समझते हो तो मेघा एंड रिया, आप लोग मुझे ये बताइए फिजन एंड फ्यूजन वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। फिजन में और फ्यूजन में किस में चीज़ें टूट रही हैं और किस में कंबाइन हो रही हैं। फ्यूजन में क्या हो रहा है, टूट रहा है कि कंबाइन हो रहा है। फ्यूजन में टूट रहा है। फ्यूजन में याद रखना, इट इज अबाउट कंबाइनिंग, इट इज अबाउट कंबाइनिंग, यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। और फिजन के अंदर इट इज अबाउट स्प्लिटिंग, यहां पर ये टूट रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या समझने वाले हैं, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हमें एक टूटने वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। और वो जो टूटने वाला स्ट्रक्चर है वो एक मटेरियल के अंदर, या आप ऐसा कह लो किसी एक आर्टिफैक्ट के अंदर मौजूद है। और जब बात हो रही है टूटने की तो किसके टूटने की बात हो रही है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम्स की। और वो कौन से एटम्स होंगे किसी मटेरियल के अंदर जिसका हमें एक टूटने का रेट देखना है। दे विल बी U-238 atoms. And what is this U? This is यूरेनियम। किसी एक आर्टिफैक्ट के अंदर जो यूरेनियम के 238 एटम्स, यूरेनियम नंबर 238 के जो एटम्स होंगे, ये कैटेगरी होती है, आपको पता ही है, आइसोटोप वगैरह होते हैं जिस पे भी हम ये नंबर लिखते हैं, 238, 235, 245, 254। तो ये जो 238 जो एटम्स होते हैं ये यूरेनियम के किसी एक आर्टिफैक्ट में जब पाए जाते हैं, इसके टूटने का रेट जो है वो ऑब्जर्व करा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा। और आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलकर फिर उससे उसकी एज को पता लगाते हैं। और ये जो फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड है, यहाँ पर इससे हम जो वॉल्केनिक ओरिजिन के जो भी आर्टिफैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम उससे उनकी एज को पता लगाते हैं। और हम ये भी पता लगाते हैं कि उस टाइम पर एक पर्टिकुलर जगह की, क्योंकि जहाँ पर अगर ये पाए जा रहे हैं और ये सरवाइव कर गए थे, लावा गर्म था, वो पिघला, ठंडा बन गया, उससे कुछ चीज़ें बन गई, कुछ आर्टिफैक्ट्स बन गए, कुछ पत्थर बने होंगे, कुछ शीशे बने होंगे। येस, यू हर्ड मी राइट, वॉल्केनिक ओरिजिन से होते हुए कुछ कुछ चीज़ों के शीशे भी बन जाते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वॉल्केनिक ओरिजिन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर वो उस टाइम पर सरवाइव कर गए थे, लावा के पिघलने के बाद, उसके ठंडे होने के बाद वो कोई चीज़ें बन गए थे, जैसे कोई वॉल्केनिक ग्लास बन गया था या कोई एक पत्थर वगैरह उससे बनकर आ गया था, तो हमें उस पर्टिकुलर जगह की, उस आर्टिफैक्ट से यूरेनियम 238 के एटम्स को जो हम स्प्लिट करते हुए देखेंगे, उससे हम एक पर्टिकुलर जगह की जो थर्मल एनर्जी होती है, या फिर जो उसका आप कह लो एक जगह का
जो हीटिंग मैकेनिज्म है कि वहाँ गर्मी कितनी रही होगी, वहाँ का तापमान कितना रहा होगा, इसको भी हम पता लगा लेते हैं। अब इस मेथड के अंदर एक अटपटी चीज़ बस यही होती है कि जो लेटेस्ट ओरिजिन की जो चीज़ें हैं, और इस मेथड के अंदर लेटेस्ट ओरिजिन की चीज़ें होती हैं जो 1 लाख साल पहले हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मेथड है इट टॉक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड की जो चीज़ें हैं, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन वाली जो चीज़ें हैं, या फिर कोई एक ज़मीन का एक टुकड़ा है, वहाँ पर कोई एक चीज़ आर्टिफैक्ट पाया गया है और वहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले, लैक्स ऑफ ईयर्स एगो पहले वहाँ पर वॉल्केनो जो है उसके इवेंट्स देखने को हमें मिलते थे। उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली पता लगाया जाता है इस मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस टेबल के ऊपर ज़रा नज़र मारते हैं। हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। तो ये यूज़ किसके ऊपर हो सकता है? सर्टेन काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर। अब यहाँ पर वर्ड पे ध्यान देना, सर्टेन काइंड्स, नॉट ऑल काइंड्स। और सर्टेन काइंड्स क्यों लिखा हुआ है? सर्टेन काइंड का मतलब क्या है? ऐसे रॉक्स और मिनरल्स जिनका लेना देना है विद वॉल्केनिक इरप्शंस, या फिर जिनका जो अस्तित्व है वो जुड़ा हुआ है विद वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मटेरियल्स लाइक ग्लास, माइका जैसी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन दोस्तों एक प्रकार का ग्लास ही होता है, लेकिन जब हम इस वर्ड के बारे में बात करते हैं विच इज़ नोन एज ऑब्सीडियन, ये एक ऐसी धातु है जो कि वॉल्केनो से बनती है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों वॉल्केनिक ग्लास होता है। और टाइम रेंज के बारे में बात करें तो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ सर्टेन रॉक्स, मिनरल्स, ऑब्सीडियंस विच इज़ अ वॉल्केनिक ग्लास, अदर काइंड ऑफ ग्लासेस, माइका एंड अदर मिनरल्स जिनकी एज लगभग 3 लाख साल पुरानी है मिनिमम, और उससे लेकर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अगर पुरानी है तो उनकी एजों को आराम से पता लगाया जा सकता है इस मेथड के माध्यम से, ठीक है। ये वाली चीज़ आप याद रखना। सबसे पहले मैं आपको ये ऑब्सीडियन क्लियर कर देता हूँ ज़रा। मैंने आपको ये तो बता दिया ये एक वॉल्केनिक ग्लास है, तो ये होता क्या है, दिखता क्या है। ऑब्सीडियन जो है अगर मैं आपको इसके मीनिंग पर लेकर जाकर दिखाऊं, ये देखो, ऑब्सीडियन एक हार्ड डार्क ग्लास लाइक वॉल्केनिक रॉक होता है, ठीक है। कांच जैसा दिखता है, इसको वैसे वॉल्केनिक ग्लास भी कहते हैं। अब पर्टिकुलरली वो ग्लास आप इमेजिन मत करो कि जिसमें पानी वगैरह पीते हैं। इसके बेसिकली रंग रूप से शाइन कर रहा है ना, ये इमेज देखो इसकी, ये शाइन कर रहा है, ठीक है। ये देखो इसकी नेचुरल फॉर्मेशन। तो ये एक प्रकार से एक वॉल्केनिक ग्लास है, वॉल्केनिक रॉक है, ग्लास लाइक मटेरियल है विच इज़ हार्ड एंड डार्क। और जब एकदम से लावा ठंडा हो जाता है, लावा का रैपिड सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, टुकड़ों टुकड़ों में जब वो नहीं बिखरता, एकदम से ठंडा हो गया और छोटे छोटे ऐसे करके पत्थर बना दिए उसने, उनके अंदर एकदम से ऐसा देखा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा, कि उनके अंदर फिर एक लस्ट्रस सरफेस आ जाता है, शाइनिंग सरफेस आ जाता है, और इसको नाम दिया जाता है वॉल्केनिक ग्लास। और थोड़ा सा इसको फैक्ट्री वगैरह में लेकर जाकर इसकी प्रोसेसिंग वगैरह करी जाए तो ये फिर इस प्रकार से चमकने लग जाता है। अब जो चीज़ हार्ड है, अब आप कहोगे सर फैक्ट्री में लेकर जाकर तो ऐसे किसी भी चीज़ को चमकाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट लेक्चर्स में एक और वॉल्केनिक रॉक के बारे में बताया था जिसको हम बाथरूम में यूज़ करते हैं अपनी एड़ियाँ रगड़ने के लिए, विच इज़ प्यूमिस स्टोन। ये भी तो वॉल्केनिक ओरिजिन का ही होता है, ये वॉल्केनो से ही बनता है। हमारे बाथरूमों में एड़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए जो ये यूज़ करा जाता है, ठीक है, ये प्यूमिस स्टोन होता है।
ये तो बड़ा खुरदुरा होता है, आप कितनी भी इसकी प्रोसेसिंग कर लो, ये भी ओरिजिन इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, लेकिन इसमें ये जो ऐसे खुरदुरेपन है ये तो रहेंगी। आप इसको, इस प्यूमिस स्टोन को जिसका ओरिजिन वॉल्केनो के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको कभी भी इतना ज़्यादा लस्ट्रस और शाइनी तो नहीं बना सकते हो जैसे ऑब्सीडियन जेमस्टोन आपको दिख रहा है। और दोनों का उत्पादन जो हुआ है, दोनों का जो ओरिजिन है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक इवेंट्स। यहाँ पर तो ये ऐसा है। और ये जो है शुरू से ही, अगर हम इसको नेचुरल फॉर्म के अंदर देखें तो प्यूमिस स्टोन हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कुदरती रूप से। और ये जो ऑब्सीडियन है, ऑब्सीडियन रॉक है, ऑब्सीडियन ग्लास है, वो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। डिफरेंस सिर्फ ये है, अगर आप इसके मीनिंग को समझोगे तो यहाँ पर ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कैसे। लावा एकदम से जब कूल डाउन हो जाता है एकदम से, और वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, फिर वो बनता है ऑब्सीडियन। और जो क्रिस्टलाइजेशन अगर उसका हो गया तो फिर वो इस प्रकार की प्यूमिस स्टोन जैसा, खुरदुरा जैसा एक शेप ले लेता है। दोनों का उत्पादन जो हुआ है वो वॉल्केनिक इवेंट से ही हुआ है। ओके, तो इन सब की एज को बेसिकली पता लगाया जा सकता है थ्रू फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। तो पहले मुझे ये बताओ, ये बेसिक फंडे आप लोगों को समझ में आए, फिजन फ्यूजन के बीच में डिफरेंस, और ये ऑब्सीडियन जो पत्थर है, जो ऑब्सीडियन ग्लास है, इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, और हम ये फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड में कितनी एज की चीज़ों को पता करने वाले हैं, और ये U38 एटम्स किसी के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके ब्रेकडाउन को हम समझने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मीगा कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ूँ? ओके, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एक मटेरियल के अंदर, एक आर्टिफैक्ट के अंदर जो कि बहुत साल पुराना है, अब आपने टाइमलाइन तो देख ही ली है, यहाँ पर तो 1 लाख साल पुराने वाले को भी यंगर मटेरियल कहा जाता है, और उसके ऊपर काम नहीं करा जाएगा इस मेथड में। ये मेथड वहाँ फेल हो जाएगा अगर कोई चीज़ 1 लाख साल या 2 लाख साल पुरानी है। मिनिमम 3 लाख साल होनी चाहिए, और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड वो होनी चाहिए। तो अगर ऐसी किसी चीज़ के बारे में अगर हमें बात करना है तो वो हड्डियाँ, किसी के दांत वगैरह तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी वॉल्केनिक इवेंट्स के बारे में, या फिर ऐसे रॉक्स वगैरह, ऐसे ग्लासेस के बारे में जिसका लेना देना हो किसी वॉल्केनिक इवेंट के साथ, ठीक है। तो ये एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है, ठीक है, जो कि आर्कियोलॉजी में यूज़ करा जाता है। इससे हम आर्कियोलॉजिकल और जो जियोलॉजिकल धरती के अंदर जो सैंपल्स होते हैं उसके अंदर हम एक रिसर्च मेथड को पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, कोई भी जो आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल जो सैंपल होता है, हम वहाँ पर एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, डैमेज ट्रेल्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो डैमेज ट्रेल्स हैं ये क्या है, इनको हम फिजन ट्रैक्स भी कहते हैं। यानी कि एक तरीके से जैसे ज़मीन के अंदर जो दरारें आती हैं ना, कोई एक ज़मीन है उसके अंदर इस प्रकार की जो दरारें आपको देखने को मिलती हैं, सिमिलरली आप इसको एक प्रकार से दरार मान लो इस टर्म को, चाहे आप उसको डैमेज ट्रेल कह लो या फिजन ट्रैक कह लो। यानी कि जिस भी मटेरियल के अंदर ये U38 के एटम्स होते हैं तो वो कुछ सालों के अंदर या बहुत सारे सालों के अंदर उसके अंदर घुसते चलते हैं और एक ट्रैक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बस आपको एक बार के लिए समझना है, कोई लर्न नहीं करना है। जैसा कि मैं हमेशा जब भी मैंने आपको साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ाई है, मैंने आपको डिटेल में तो एक बार के लिए सब कुछ बताया है, लेकिन हमेशा मैंने आपसे एक ही चीज़ कही है कि आपको यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं बनना है, बस वो एक बार के लिए समझने के लिए काफ़ी है। इन सब के आपको नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है कि आप 238 एटम्स और इन सबको बेसिकली लिखे जा रहे हो। इतना डेप्थ में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। हिस्ट्री का पेपर देना है आपको साइंस की किसी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का पेपर नहीं देना है। तो यहाँ पर ये जो फिजन ट्रैक्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, और ये फिजन ट्रैक्स और डैमेज ट्रेल्स जो हैं ये बने कैसे। ये डैमेज ट्रेल्स या फिजन ट्रैक्स एक ही नाम है वैसे, ये क्रिएट होते हैं। अगर हम इनकी क्रिएशन की बात करें कि हाउ दे आर क्रिएटेड, तो दे आर क्रिएटेड बाय
स्पॉन्टेनियस फिशन, वर्ड पे ध्यान देना। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो भी चीज एकदम से हो, जो भी चीज इमीडिएटली हो। ठीक है, तो यहां पर इमीडिएटली क्या देखने को मिलता है हमें, किसी एक मटेरियल के अंदर जब उसके जो U-238 जो एटम्स हैं उनका एकदम से हमें फिजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उनका एकदम से हमें स्प्लिटिंग इवेंट देखने को मिल रहा है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो साइंटिस्ट किस बेसिस पर इस फिजन रेट को कैलकुलेट करते हैं? साइंटिस्टों का और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है, पर्टिकुलरली तो साइंटिस्टों ने वैसे देखा, ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये जो फिजन इवेंट्स हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, ये U-238 एटम्स का किसी भी एक मटेरियल के अंदर स्प्लिट होने का जो रेट है, ये एक कांस्टेंट रेट पर वर्क करता है। ऐसा नहीं कि कभी भी हो जाता है, इसकी भी एक तय सीमा होती है। ये एक कांस्टेंट रेट पर, एक नोन रेट पर चलता है। धीरे 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 कर टाइम टू टाइम वक्त के साथ ये चीज़ होती रहती है। तो यहाँ पर हमें किसी भी एक मटेरियल के अंदर उसके अंदर कितना जो यूरेनियम का, या पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यूरेनियम के 238 आइसोटोप्स के बेसिकली हमें कंटेंट को पता लगाना होता है कि वो उसके अंदर कितना रह गया है। ठीक है और ये जो मेथड है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर डेटिंग सर्टेन आर्टिफैक्ट्स जो कि बने होते हैं फ्रॉम वॉल्केनिक ग्लास। अब जैसे मैंने आपको ऑब्सीडियन तो बता दिया, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टेक्टाइट, या फिर आप बात करो इम्पैक्ट ग्लास की, या फिर आप बात करो ऑब्सीडियन की, या कुछ मिनरल्स की अगर आप बात करो लाइक zircon. All these are associated in one way or the other with volcanic events. ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद से आपने नहीं देखा होगा। ये जो टेक्टाइट है ये कैसा दिखता है, ये देखो, ये है टेक्टाइट, ये है टेक्टाइट। और यहां पर जो ये है इम्पैक्ट ग्लास, एक्चुअली क्या होता है कि वो प्रोसेस्ड ग्लास होता है। मतलब जैसे हम उसका जेमस्टोन देख रहे थे ना ऑब्सीडियन का, तो आप उसको पॉलिश कर कर, इनको टेक्टाइट स्टोन को बेसिकली पॉलिश कर कर अगर कोई चीज़ बनाओगे तो वो कहलाता है इम्पैक्ट ग्लास। ठीक है, तो उसकी एज सच कोई इमेज नहीं होती है, वो तो बस आप पॉलिश करोगे जिस भी तरीके का आपको स्टोन वगैरह बनाना है तो उसको हम इम्पैक्ट ग्लास कहते हैं। हाँ, मुझे आपको दूसरा जो इमेज दिखानी थी वो दिखानी थी इस मिनरल की, जिसको हम कहते हैं जिरकॉन। ये होता है जिरकॉन, रॉ स्टोन दिखाता हूँ मैं इसको आपका। ये मिनरल होता है जिरकॉन। ये बहुत पुराने टाइम में बेसिकली बने थे, इनका फॉर्मेशन जो हुआ था वो लैक्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले हुआ था। ठीक है, इनकी एज वगैरह को, ये जिरकॉन है, इनकी एज वगैरह को आसानी से पता लगाया जा सकता है इफ़ वी आर यूजिंग फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। तो हमें बेसिकली इससे क्या होता है कि जहाँ पर ये सब जो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं और ये वॉल्केनिक इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड जगहें होती हैं, ये वाली आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों की
तहकीकात करते हुए ये कंक्लूड करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक कि उस पर्टिकुलर प्लेस की, उस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट की थर्मल हिस्ट्रीज कैसी रही हैं। थर्मल हिस्ट्रीज कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पर एक मिनिमम से होते हुए जो ये मैक्सिमम पॉइंट है किस चीज़ का, टेम्परेचर का, वो तब कैसा था और आज कैसा है, ये चीज़ हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, तो या तो उस ज़माने से लेकर अभी तक जब ये थर्मल हिस्ट्री को पता लगाने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो टेम्परेचर है या तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट से उठता हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पर हाईएस्ट पॉइंट पर गया होगा, ठीक है, अगर हम उसकी थर्मल हिस्ट्री की बात देखें या उस एरिया की बात देखें। आसपास के वातावरण के टेम्परेचर के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उस जगह के बारे में बात हो रही है जब वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे और लावा फ्लो होता रहता होगा। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट बन पाए, ऑब्जेक्ट सर्वाइव कर पाए, तो डेफिनेटली वहाँ पर इतना तो पता लगा ही जा सकता है कि ये वॉल्केनिक ओरिजिन की चीज़ है। ये जो ऑब्सीडियन है, टेक्टाइट है, जिरकॉन है, तो ये जब वहाँ पर मिल रहे हैं तो इनका एसोसिएशन ही, इनका जो अस्तित्व होता है वो वॉल्केनिक इवेंट्स के साथ जुड़ा होता है। तो हम वहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर कितना था और ये कितना हाई गया था, और वहाँ से लेकर जब ये कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ तो आज के समय में ये कितना कूल ऑफ होकर कितना लो पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम ये जो नाम दे रहे हैं ना यहाँ पर इसको, कि थर्मल हिस्ट्रीज पता लगाई जा सकती हैं, वो ऐसे पता लगाई जा सकती हैं कि जब आपको वो जो मटेरियल मिले हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अगर आप उनके अंदर इस पूरे प्रोसेस को समझोगे तो एक तो आपको ये पता लगेगा कि वो इतने हाई टेम्परेचर को झेलते हुए, सर्वाइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर वो आज भी हमें मिल रहे हैं, और उस टाइम पर उनकी एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर की रेंज है वो कितनी हुआ करती होगी। अब ये चीज़ पता लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि आप एक चीज़ इमेजिन करो, कंटेम्प्रेरी टाइम में आपके पास दोस्तों कोई भी एक मटेरियल है, आप इतना जानते हो कि हर एक मटेरियल की अपनी खुद की एक टेम्परेचर को लेकर एक टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एक मेटल को पिघलाना है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, कोई एक आयरन की रॉड है, तो आपको पता है कि कितने टेम्परेचर पर इनको पिघलाना होता है। सिमिलरली छोटी सी अगर बात करी जाए, पानी को अगर आपको भाप बनाना है, उसको वेपराइज करना है अगर आपको, तो आपको पता है कि मिनिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से वो बॉइलिंग पॉइंट उसका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी हर एक मटेरियल की, पानी तो मैंने ऐसे लिख दिया है, पानी इज नॉट अ मटेरियल, हर एक चीज़ की, हर एक मटेरियल की टॉलरेंस कैपेसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू कि वो मिनिमम कितना टेम्परेचर जो है वो झेल सकता है, और ये सबका निर्धारित होता है, फिक्स होता है। सिमिलरली जब आर्कियोलॉजिस्ट और जो वैज्ञानिक होते हैं वो यहाँ पर पुराने ज़माने के आर्टिफैक्ट्स को जब डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उनकी टॉलरेंस कैपेसिटी, टेम्परेचर की टॉलरेंस की कैपेसिटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि अगर ये आज तक इतने इंटैक्ट हैं, ठीक है, तो इनको अगर हीट करा जाए आर्टिफिशियली, तो जैसे वो उनके अंदर एक क्रैक आएगा, उस क्रैक से पहले जो एक मिनिमम टेम्परेचर की रेंज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में उनके सामने आएगी, इससे एक अनुमान लिए लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर इतना टेम्परेचर का लावा या वॉल्केनिक इरप्शन, या जिसको हम एक नाम देते हैं
थर्मल एनर्जी उनके अंदर इतनी रही होगी, क्योंकि एक बार बताओ ना, वो टूटे हुए तो मिले ही नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट को, वो पूरे इंटैक्ट फॉर्म के अंदर मिले हैं, चाहे वो ऑब्सीडियन का पत्थर हो या ग्लास हो, जिरकॉन हो, वो उनको इंटैक्ट फॉर्म के अंदर मिले हैं धरती के अंदर गड़े हुए। अब अगर उसको आर्टिफिशियली अगर हम हीट करें, उसके अंदर क्रैक आ रहा है, तो जो गड़े हुए मिले उनके अंदर तो क्रैक नहीं है, वो तो टूटे टूटे कुछ रेतीले पार्टिकल्स तो है नहीं, वो तो प्रॉपर एक पत्थर की फॉर्म में हमें मिला हुआ है। और उसी पत्थर को अगर हम लेबोरेटरी में लेकर जाकर टेम्परेचर पे टेम्परेचर उसका बढ़ाते चलें, हीट पे हीट उसको देते चलें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट ऑफ हो जाएगा, उसके अंदर क्रैक आएगा, उसके अंदर जो फिजन है वो क्रिएट होगा, वो स्प्लिट होगा, उसके अंदर दरारें बनेंगी। लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर जो मिल रहा है उसके अंदर तो नहीं क्या कहते हैं, मिल रही हैं दरारें। तो जैसे ही दरार बनना स्टार्ट होगी, क्रैक आना स्टार्ट होगा, तो साइंटिस्ट ये समझ जाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट समझ जाते हैं कि जस्ट क्रैक से पहले जितना टेम्परेचर, जब ये वो पत्थर टूटा नहीं, तो इतना एक थर्मल हिस्ट्री इन सारे आर्टिफैक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रही होगी, इतनी उनकी थर्मल हिस्ट्री बेसिकली रही होगी। ऐसे करके हम इसको पता लगाते हैं। पहले मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगी मेघारिया? हाँ बोलो। हाँ, उसको आर्ट हाँ, उसको आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, अगला पॉइंट हमारा वही है। उसके अंदर एक प्रकार से न्यूट्रॉन्स जो है वो पास करके वो रुक जाता है। न्यूट्रॉन जैसे ही पास करोगे ना, तो एक बैरियर बन जाता है, तो आप उसको फिर उसके रेट को, स्प्लिट होने के रेट को, ये जो चेन रिएक्शन है उसको रोका जाता है। और वो एडवांस्ड एक साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, मतलब बेसिकली वो तो देखो अब यार साइंटिस्टों की फील्ड है, ठीक है। जितना मैंने स्टडी कर रखा है, जितना मैंने जान रखा है इसका कंटेंट प्रिपेयर करते हुए, तो उसके अंदर क्या है कि आर्टिफिशियल तौर से जो मैंने सर्च करा है इसके ऊपर, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ जितनी मेरी नॉलेज है इसके, इस कंटेंट के ऊपर। आर्टिफिशियल तौर से हम लोग यहाँ पर किसी भी जो मटेरियल जो होता है उसको बॉम्बार्ड करते हैं, मतलब उसके अंदर पास करते हैं न्यूट्रॉन्स को। अब उस न्यूट्रॉन्स की वजह से फर्दर फिजन्स होती हैं यूरेनियम के आइसोटोप में, लेकिन अब ये 238 के एटम में नहीं होती हैं, वो 235 के आइसोटोप के, यूरेनियम के 235 के आइसोटोप्स में होती हैं। उसकी वजह से एडिशनल ट्रैक्स बनते हैं, एडिशनल लेयर्स उसके अंदर बनती हैं। जैसी एडिशनल लेयर्स वो बनना स्टार्ट होती है, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि उस टाइम पर जो यूरेनियम का जो रिएक्शन हुआ होगा वो इतना हुआ होगा, इस पर्टिकुलर रेट से हुआ होगा, और इतने हीटिंग मैकेनिज्म की वजह से उसके अंदर एक क्रैक आया होगा। ये है मेरा, जितना मैंने रिसर्च करा है, ठीक है। इतना ज़्यादा वैसे एडवांस में मतलब जैसे जाने की कोई नीड नहीं है। और इसके अंदर देखो दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यार इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी अपनी डेवलप मत करो। आप ऊपर ये, अच्छा स्क्रीन के ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ना 1844 पेजेस की बुक है, ठीक है। वी आर सिटिंग एट पेज नंबर 176 175। आगे चल के चीज़ें आसान हो जाएंगी, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन वगैरह के जो चैप्टर है वो हम पूनम दलाल दहिया एनसीईआरटी वगैरह से कर चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े बड़े आते हैं। जैसे अगर आप इसको देखो, कहने के लिए हमने एक ही पैराग्राफ कवर करा है इतनी सारी क्लासेस के अंदर, पास्ट जो कि इतने सारे दिनों से चल रही हैं, लेकिन ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट भी थे आपको एक बार को समझाने के लिए। मेरे लिए बहुत इजी था कि मैं बोलकर निकल जाता कि ये साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड तो आप सुनते रहते हो, उसका तो हमने एक बॉक्स भी यहाँ पर कवर कर लिया था, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का। लेकिन ये सारे मेथड के बारे में एक बार के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड यहाँ पर लगता है साइंटिफिक मेथड इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, कौन कौन से एज के मटेरियल्स को पता लगाने के लिए, ठीक है। समझ गए मेगा? कोई और डाउट है? ठीक है, मैं एक बार ही बता देता हूँ मेगा, ये जो आपका डाउट आ रहा है,
हाउ इट वर्क्स पे ही आ रहा हूँ मैं, अगला हमारा टॉपिक इसके कॉन्टेक्स्ट में यही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड है, इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले तो जो पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो यहां पर स्टडी करा जाता है फिजन ट्रैक्स को। फिजन ट्रैक्स से हमारा क्या मतलब है, ये ट्रैक जैसा कि मैंने आपको बताया, ये U-238 के, यूरेनियम 238 के जो एटम्स हैं, जब ये स्प्लिट होंगे, इनके अंदर जब फिजन होगी, और वो जो दोस्तों इनके अंदर जो ये फिजन है वो हो रही है एकदम से, क्विकली। तो उसकी वजह से हाई एनर्जी फ्रेगमेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट के अंदर, फ्रेगमेंट्स वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो फिर एक पर्टिकुलर, जैसे पहले मान लो ये एक आर्टिफैक्ट हमें मिला, तो ये जो भी होते हैं U-38 के जो एटम्स होते हैं, ये इसके सराउंडिंग प्लेसेस में अपनी जगह बनाने लग जाते हैं। ठीक है, कैसे? लाइक दिस। ऐसे करके इसके इर्द गिर्द जो है ये जगह बनाने लग जाते हैं, सराउंडिंग मटेरियल में ट्रैवल करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने देख रखा है। ठीक है, और इससे हमें एक बहुत ही छोटी एक माइक्रोस्कोपिक ट्रेल, एक पैटर्न देखने को मिलता है कि इसको डैमेज पहुंच रहा है, जो कि इसके अंदर तक जाकर इसको स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। लाइक ये डैमेज मान लो कि यहां से शुरू हुआ, ये अंदर तक जा रहा है, यहां तक, इसके कोर पार्ट तक जा रहा है। ठीक है, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इसको कोई लर्न नहीं करना है। मैं जैसा कि आपसे बोल सकूँ, कोई नोट्स वगैरह मत बनाना, इसके फालतू के टाइम वेस्ट करोगे अपना। एक बार के लिए बस समझ लो, और दोबारा अगर जानना हो तो मेरे लेक्चर से ही रिवाइज कर लेना इसको देखकर। इतना ज़्यादा कोई साइंटिस्ट बनने की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ट्रेल क्रिएट होता है, ठीक है, डैमेज का, और उसी को हम कहते हैं फिजन ट्रैक। इसी को नाम दिया जाता है फिजन ट्रैक। मिगा इस डायग्राम से, रिया इस डायग्राम से समझ गए ना कि जैसे एक कोई आर्टिफैक्ट है, ये जो मैंने बनाया ना, ये कोई आर्टिफैक्ट है। जब मान लो कि ये ऑब्सीडियन का वॉल्केनिक क्लास है, ऑब्सीडियन क्लास है, वॉल्केनिक क्लास है सॉरी, यूरेनियम का 238 का जो एटम है, वो जब टूटना, स्प्लिट करना स्टार्ट करता है, हाई एनर्जी फ्रेगमेंट्स उसके अंदर से क्रिएट होते हैं, जैसे रेडिएशंस क्रिएट हो रही हो जैसे। तो वो समझ रहे हो मेगा रिया, अंदर घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है। अब वो क्या घुस रहा है? वो एनर्जीज घुस रही हैं। एनर्जीज किस फॉर्म में घुस रही हैं? एनर्जीज घुस रही हैं आइसोटोप्स की फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में। वो ट्रैवल कर रही हैं उसके सराउंडिंग मटेरियल में, आसपास, और फिर जाकर उसके अंदर वो एक तरीके से जैसे क्रैक्स डेवलप होते हैं ना, वैसे उसके अंदर जाके घुस रही हैं। आप जैसे नॉर्मल मेगा किसी भी चीज़ को हीट करने का तरीका देख लो, आप उसके ऊपर हीट करते, जैसे एक वो नहीं आते हैं सेटिस्फाइंग वीडियोस आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, जैसे देखे होंगे आप लोगों ने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मेगा, है ना, कि गरम गरम जो बॉल है उसको आइस के ऊपर रख दिया जाता है, तो वो अंदर होल सिंक डाउन करते चलती है ना। किसी भी एक चीज़ के अंदर हम प्लास्टिक को बेसिकली रखते हैं, गरम बॉल लोहे की होती है, उसको इतना हीट करते हैं, लाल बना देते हैं, फिर उस प्लास्टिक के अंदर उसको डुबाते चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है, कैसे तक जाती है। सिमिलरली जब ये हाई एनर्जी फ्रेगमेंट्स क्रिएट होते हैं, तो वो उस मटेरियल के अंदर घुसकर उसके अंदर एक क्रैक बनाते हैं। इसी क्रैक को हम लोग फिजन ट्रैक्स कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, नॉट क्रैक। द वर्ड विच इज यूज बाय द साइंटिस्ट एंड द आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी एज वेल एज बाय जियोलॉजिस्ट, इट इज फिजन ट्रैक्स।
पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या हो क्या रहा है आर्टिफैक्ट के साथ, उस मटेरियल के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी चीज ये देखनी होती है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल या आर्टिफैक्ट के अंदर यूरेनियम का कंटेंट कितना है। उसके लिए हम यहां पर करते क्या है, यूरेनियम के कंटेंट को जानने के लिए हम यहां पर उस पर्टिकुलर मटेरियल को, उस पर्टिकुलर सैंपल को बॉम्बार्ड करते हैं, यानी कि उसमें से पास करते हैं किस चीज को, न्यूट्रॉन्स को, जिसकी वजह से होता क्या है, एक फर्दर चेन ऑफ रिएक्शन पैदा होता है। फर्दर फिशंस डेवलप होती हैं और इस बारी वो यूरेनियम के आइसोटोप तक होती हैं, आइसोटोप में होती हैं, और वो आइसोटोप कहलाता है यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप। ठीक है, तो हम यहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हमने इसके अंदर एडिशनल ये न्यूट्रॉन्स पास करे, एडिशनल जब हमने इसके अंदर से ये न्यूट्रॉन्स पास करे तो फर्दर क्रैक्स कितने डेवलप हुए, ताकि हम ये पता लगा सकें, एक अनुमान लगा सकें। देखो 100% एक्यूरेसी के साथ तो ये सारे मेथड्स वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें ली हैं हमने स्टडी करने के लिए, जो सैंपल्स, जो आर्टिफैक्ट्स हमने लिए हैं, दे आर लैक्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं इस यूरेनियम कंटेंट के अंदर, ये वाले पॉइंट के अंदर, कि जो हमने न्यूट्रॉन्स पास करे जिसकी वजह से फर्दर फिजन्स जो है वो क्रिएट हुए हैं, फर्दर जो क्रैक्स हैं उसके अंदर जो क्रिएट हुए हैं, पुराने ज़माने के अंदर जब ये मटेरियल बना होगा या वॉल्केनिक इरप्शन से पास हुआ होगा या सरवाइव कर पाया होगा लावा के ठंडे होने के बाद, विदाउट गेटिंग पास थ्रू द मेथड ऑफ वॉल्केनिक क्रिस्टलाइजेशन, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है जब एकदम से कूल डाउन इफेक्ट हो जाता है, जैसे ऑब्सीडियन ग्लास के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया शुरू में आज के लेक्चर में। तो उसको, उसके पास कितनी टॉलरेंस कैपेसिटी थी यहाँ तक टिके रहने के लिए, यहाँ तक टिके रहने के लिए उसके पास कितनी कैपेसिटी थी, उसका जो यूरेनियम कंटेंट है, फिर चाहे वो एटम हो 238 का या फिर आइसोटोप है 235 वाला, इन 238 में और 235 इन एटम्स एंड आइसोटोप्स रिस्पेक्टिवली, वो उनके अंदर कितनी टॉलरेंस कैपेसिटी है कि वो कब तक हीट को झेल सकते हैं, रेडिएशन को झेल सकते हैं, हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसीज को टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग क्रैक्ड। और जहां पर क्रैक आना स्टार्ट होता है तो हम समझ जाते हैं अच्छा इनकी इतनी ही टॉलरेंस कैपेसिटी थी क्रैक से पहले पहले तक, क्योंकि जो हमें प्रेजेंट टाइम में जो मटेरियल्स जो मिल रखे हैं धरती में गड़े हुए, उनके अंदर तो वो वाले क्रैक्स नहीं है, तो यानी कि वो इतने ही रेडिएशंस तक को या फिर एनर्जीज को झेल पाए होंगे उस जमाने के अंदर। इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट शुरू के अंदर ही बता दिया था। हम इस मेथड से थर्मल हिस्ट्रीज को भी पता लगाने की कोशिश करते हैं बड़े सारे सैंपल्स की। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक टर्म यूज होता है इसी प्रोसेस के अंदर, उस टर्म को दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रैक फेडिंग। इस मेथड का जो एक की एस्पेक्ट है वो ये है कि जो फिजन ट्रैक्स होते हैं ना, ये जो फिजन ट्रैक्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट। दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट और वो डिसअपियर भी कर सकते हैं। ये जो ट्रैक्स हैं, जो क्रैक्स हैं, ये डिसअपियर भी हो जाएंगे और होते रहते हैं,
यानी कि क्रैक डेवलप हुआ और वो क्रैक भर गया। आप इसको ऐसे समझो, अगर मटेरियल को हीट करा गया अबव सर्टेन टेम्परेचर, वो क्रैक ही गायब हो जाएगा। क्रैक क्यों गायब हो जाएगा? जैसे बहुत इजी है इसको समझना। ये आपके पास एक पत्थर है, आप इसको यहां से हीट करे जा रहे हो, इसके अंदर दरारें बनना पैदा हुई। अब अगर मैं इसको यहां से तोड़ूं, अब तो ये दो अलग अलग चीजें मेरे पास आ गई ना। ये पत्थर ए हो गया, ये पत्थर बी हो गया। अब ये पहले की तरह इंटैक्ट नहीं रहा ना, तो फिर मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि इसके अंदर ये जो क्रैक है, ये इसके अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी थी? क्योंकि अब तो कोई क्रैक ही नहीं है, क्रैक होकर पहले ही अलग होकर बैठा हुआ है वो। तो अगर सर्टेन टेम्परेचर के अबव अगर किसी भी मटेरियल को अगर हीट करा जाए, कोई भी मटेरियल हो दुनिया का, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, तो वो जो क्रैक है वो डिसअपियर हो सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि आप ये देखो ना, इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए अगर आप भूल जाओ, आप नॉर्मल एक चीज़ देखो, जहां पर भी वॉल्केनोज आते हैं, लावा इरप्शंस हुई, ये जो लावा है किसी एक मटेरियल को टच करा इसने, लावा पूरी पूरी कैपेसिटी रखता है कि वो मटेरियल को, जिसके ऊपर से भी वो पास हुआ है, वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो लावा ने तो क्रैक भी बनने का टाइम नहीं दिया ना, या जब बने भी होंगे तो वो इतनी जल्दी देखने को मिला नहीं, क्योंकि लावा का टेम्परेचर इज सुपर सुपर हाई टेम्परेचर। ऐसी हर एक मटेरियल की एक टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। अब लावा के अंदर कोई भी चीज़ क्या सर्वाइव कर सकती है क्या इतनी इजीली? 99% चीज़ें तो नहीं कर पाएंगी। लावा खुद जब ठंडा होगा वो पत्थर बना देगा, वो एक अलग बात है। तो दे आर सेंसिटिव टू हीट एंड दे कैन डिसअपियर, दीज क्रैक्स एंड डिसअपियर अगर उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के अबव अगर हीट करा जाए। तो ये फिनोमेना बेसिकली हमें थर्मल हिस्ट्री जो होती है जियोलॉजिकल सैंपल्स की, उसको रिवील करने का काम करता है। और इससे हम जो अलग अलग वॉल्केनो से उत्पन्न हुए जो चीज़ें हमें मिलती हैं, लाइक वॉल्केनिक ग्लास, या फिर उनके ग्लासों के शर्ट्स जो कि होते हैं टुकड़े। अब शर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एक घड़ा है आपके पास, एक मटका है, आपने उसको पटक दिया, वो टुकड़े टुकड़े उसके हो गए, पत्थर पत्थर की तरह वो नीचे पड़े हुए, उसको शार्ट्स कहते हैं हम लोग, ये शर्ट कहते हैं। ठीक है। अब आर्कियोलॉजी की फील्ड में दोस्तों अगर हम बात करें तो इस मेथड की एप्लीकेशंस को समझते हैं ज़रा। फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड इज अ वेरी रिलायबल एंड गुड मेथड अगर आपको डेट पता लगानी है वॉल्केनिक ऐश की, जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक बेड्स, जिस भी जगह पर मतलब वॉल्केनो पहले आता था, फिर शांत हो गया, ठंडा हो गया, चीज़ें बन गई, वो है वॉल्केनिक ऐश के बेड्स, एज वेल एज वेरियस वॉल्केनिक ग्लासेस, वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड पत्थर। उसके बाद आप इससे बड़ी सारी जो आर्टिफैक्ट्स जो हैं उसकी भी एज को पता लगा सकते हो, जैसा कि हमने बात करी थी ऑब्सीडियन ग्लास या ऑब्सीडियन स्टोन के बारे में।
एंड इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑल्सो chronologies of volcanic eruptions. ठीक है, अगर हम इसके कुछ प्रोमिनेंट एडवांटेजेस की बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है जो आर्टिफैक्ट्स, जो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उनकी एज को आसानी से पता लगाया जा सकता है इस मेथड के थ्रू। जहां पर फेल हो जाएगा मेथड्स लाइक रेडियो कार्बन, जहां पर C14 मेथड जैसे जो मेथड्स हैं वो फेल हो जाएंगे। डिसएडवांटेज जो इसका है मेथड का, वो यही है कि यंगर सैंपल्स जो हैं आप उनकी एज को नहीं पता लगा सकते इससे। लाइक सैंपल्स विच आर 1 लाख ईयर्स ओल्ड, ये यंग है इसके लिए। अब ऐसा क्यों होता है, यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ था, अगर हम यहां पर भी देखें 3 लाख टू मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये मेथड वहीं पर रिलायबल है। यंगर सैंपल्स के लिए मेथड रिलायबल नहीं है। क्यों, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जो वैज्ञानिकों ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्व करा है, पर्टिकुलरली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी करी है, इसकी जियोलॉजिस्ट ने जो देखा है, वो ये देखा है कि जो यंगर सैंपल्स है ना, विच आर बिलो 3 लाख ईयर्स, जो 3 लाख साल पुराने नहीं हैं, उससे पहले पहले के हैं, उससे मतलब पहले इन द सेंस कि यंग है उससे, लाइक 2 लाख ईयर्स ओल्ड, 1 लाख ईयर्स ओल्ड, 50,000 ईयर्स ओल्ड। दिक्कत उनके अंदर ये है कि ये जो U238 का एटम्स का ये जो पूरा फंडा जो हमने ऊपर डिस्कस करा, इसको स्प्लिट होने के बाद जो ये ट्रैक्स फॉर्म कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया था फिजन ट्रैक्स, इसमें टाइम लगता है। और जो सैंपल 1 लाख साल या 1.5 लाख साल, 2 लाख साल जो पुराने हैं, दे मे बी हैविंग टू फ्यू ट्रैक्स टू कैलकुलेट, उनके अंदर वो कम होंगे। और हमने जैसे यहां पर पढ़ा था ना कि हीटिंग होती है अगर अबव सर्टेन टेम्परेचर, तो ये जो ट्रैक्स हैं, जो ये क्रैक्स हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगे। एक दिक्कत ये भी देखी गई है कि ऐसे यंगर सैंपल्स के अंदर ये जो ट्रैक्स हैं ये तब भी डिसअपियर हो सकते हैं अगर टेम्परेचर कूल ऑफ की स्टेज में हो। बहुत लोअर टेम्परेचर के अंदर भी ये जो ट्रैक्स हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक मटेरियल है, ठीक है, वहाँ पर उस मटेरियल का जो ओरिजिन है वो एक वॉल्केनिक जगह से है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आज के समय में परिस्थिति ऐसी है, लाखों सालों के बाद जब हम आज आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वो चीज़ हुई थी, और आज जो जिस जगह पर वो आर्टिफैक्ट मिला है वो एक आइसी प्लेस है, ठंडी जगह है, जहाँ पर कोल्ड वेदर है, वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। तो वो जो क्रैक्स हैं, जो ट्रैक्स हैं, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। और जिसको जियोलॉजी के क्षेत्र में या वैज्ञानिक फील्ड में एक नाम दिया जाता है कि क्रैक्स का डिसअपियर होना, यानी कि उसका एनिहिलेशन होना।
वो एनील हो जाएंगे, जो कि एक चैलेंज फिर पैदा करेगा वैज्ञानिकों के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जूलॉजिस्ट के लिए, कि जो जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो फिर उस पर्टिकुलर सैंपल को प्रिसाइसली डेट नहीं कर सकेंगे कि क्या हम उसको बेसिकली बोलें कि ये कितना पुराना है या कितना नया है। तो इसी के साथ दोस्तों, ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं आर्कियोलॉजी की फील्ड में, ये जितने भी यहाँ पर गिवन है, मैंने अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितना आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए उससे ज़्यादा ही बता दिया है। अब करने को तो यार हम इस पर पीएचडी भी कर सकते हैं, एक टर्म पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, हमें पहले बुक ख़त्म करनी है अच्छे तरीके से। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।